लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पंक्ति ये है, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसे सुधार करो। असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और इसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष पथ छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष पथ छोड़कर ऐसे मत भागो तुम। यूं ही जय जयकार नहीं होती, यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, यूँ तो डेफिनेटली आपने पंक्तियाँ पहले भी सुनी होंगी, लेकिन इन पंक्तियों की विशेषता ये है कि ये पंक्तियाँ जब भी हम सुनते हैं तो आप इस चीज़ को फील करोगे कि एक एनर्जी फॉर्मेशन का काम करती हैं। ये कहने का मतलब है एनर्जी बूस्टर का काम करती हैं ये पंक्तियाँ। तो आज जब मैं क्लास शुरू करने जा रहा था तो मेरे जहन में ये पंक्तियाँ आई, तो मैंने कहा चलो आज इन पंक्तियों को पहले सुनाते हैं, फिर इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैथ का कंप्लीट निपटारा कर रहे हैं, यानी किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे टेस्ट, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यदि आप मैथ सीखना चाहते हैं या फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अच्छा, तो अभी जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन, और तीसरा चैप्टर हमारा ये चल रहा है। तो मैं आज कोशिश करूंगा, चाहे वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, आज कोशिश ये रहेगी कि भाई ये जो हमारा मिक्सचर एलिगेशन का है तीसरा चैप्टर, ये चैप्टर फाइनल हो जाए। क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन में मैंने पहली वीडियो में भी ये बताया कि हमारे कुल 11 टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप इस चैप्टर में नहीं बनते, छोटा चैप्टर है और लगभग 6 टाइप हम इसमें कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी, मैं आपको बता दूं, आज हम टाइप 7 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। और देखिए, जो भी इसके तरीके हो सकते हैं टाइप 7 में, या कभी भी मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके जो भी तरीके हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए वो अप्रोच भी मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ। तो यदि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है या CHSL का एग्ज़ाम है या फिर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मतलब निःशुल्क, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी कराने वाला है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं होता। बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो चलिए, पंक्ति में भी समय वेस्ट हो गया और बाकी मैं बोलता ज़्यादा हूँ। जैसा आपने अब तक वीडियो अगर देखी हो तो आपको पता चली गया होगा कि मैं बातें ज़्यादा कर लेता हूँ, बातू नहीं हूँ। तो इसीलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर ही क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज जो हमारा टाइप है, आज है हमारा टाइप 7। आज जो हम शुरू करने वाले हैं ये है हमारा टाइप 7। टाइप 7 के हम कुछ 2-4 क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके बाद हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो कोशिश करूंगा कि आज ये चैप्टर फाइनल हो जाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में तो डेफिनेटली इस चैप्टर को फाइनल कर ही लेंगे। चलिए, जैसे ये तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि तरीका क्या होगा, जैसे ही आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो होता है, आपको वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन करना है यदि आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं मिक्सचर एलिगेशन। और यदि आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं वीडियो प्ले करके। और यदि आपसे नहीं होता है तो आप इसका सोल्यूशन देखें, और एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में पहले समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिला दें ताकि इसकी मात्रा 25% हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं इसका पहला तरीका आपको बताता हूँ। पहला हम इसे क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड से ही करते हैं। एलिगेशन चैप्टर चल रहा है तो पहले एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। उसने बोला 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिला दे। देखिए, हम कहेंगे 10% पानी है, किसमें, जो कि मिश्रण है 70 लीटर का। 70 लीटर का जो मिश्रण है उसमें पानी कितना है, 10%। अब वो कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दें। अब देखिए, हम कितना भी पानी मिलाएंगे, चाहे हम उसमें 1 लीटर पानी मिलाएं
या 1 ml पानी मिलाएं, पानी हमेशा कितना होगा, वो 100% पानी होगा। परसेंटेज में कितना होगा, 100%, यानी हमने 100% पानी और मिला दिया। अब वो कह रहा है ताकि इसकी मात्रा, ओवरऑल इसकी मात्रा कितनी होगी, 25%। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 75। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, ये 15 एकम 15 और 15 पंजे 75। अनुपात कितना बन गया, अनुपात बन गया आपका 5:1। इसका मतलब ये है कि जिस मिश्रण में पानी 10% है उसकी मात्रा यदि 5 लीटर है तो हमें पानी जो मिलाना पड़ेगा वो कितना, 1 लीटर मिलाना पड़ेगा। और आपको पता है इसकी मात्रा कितनी है, 70 लीटर। तो 70 कितने की वैल्यू है, 70 वैल्यू है 5 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 1 की। तो जब मैं इसे यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 14। इसका मतलब हमें 70 लीटर मिश्रण में 14 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। फिर पानी की मात्रा 10% से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 25%। उम्मीद करता हूँ कि ये एलिगेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको इसका बताऊंगा रेशो वाला मेथड, ठीक है। इसी क्वेश्चन का रेशो वाला मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका एक इक्वेशन मेथड, और उसी मैं खुद एग्जाम में उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। चलिए, उसने पहले पानी कितना दे रखा, 10% पानी है। तो देखिए जब 10% पानी है और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी अल्कोहल, तो अल्कोहल कितना रहेगा, 90%। जब पानी 10% है तो अल्कोहल कितनी रहेगी, 90%। तो रेशो कितना बन गया इनका, 1:9, 1:9 बन गया, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, मैंने इसमें कुछ पानी मिलाया और पानी की मात्रा कितनी होगी, 25% होगी। पानी की मात्रा 25% हो गई तो अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 75%। देखिए एक बात और समझिए, आप ऐसा कंफ्यूज मत होना। कभी आप सोचो कि पानी मिलाया 10 से 25 हो गया, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अल्कोहल जब ना तो मिलाई गई है ना निकाली गई है तो ये 90 से 75 कैसे रहेगी। तो देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब मिश्रण से हम एक वैल्यू निकालेंगे या एक वैल्यू मिलाएंगे तो दूसरी वैल्यू लीटर्स में, यानी मात्रा तो उतनी ही रहेगी उसकी, लेकिन परसेंटेज में उसमें कमी और वृद्धि होगी, ठीक है। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये क्लियर है, सही है। अब देखिए यहाँ से इसका रेशो कितना बन गया, 25 एकम 25 और 25 थी 75, यह कितना बन गया, 1:3, ठीक है। अब समझिए जब हम रेशो से इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो हमें ध्यान इस चीज़ पर देना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जो ना तो मिलाई गई हो ना ही निकाली गई हो। तो देखिए इसने बोला खुद की पानी कितना मिलाया जाए, ठीक है, तो पानी तो मिलाया गया। इस पूरे क्वेश्चन में ना तो कहीं अल्कोहल को मिलाने की बात कही गई है और ना ही अल्कोहल को निकालने की बात कही गई है। तो हम ये मान के चलेंगे कि अल्कोहल पहले भी और बाद में भी सेम होनी चाहिए थी। अब देखिए अगर ये सेम होती तो हम केवल यही डिफरेंस देख लेते। अब ये सेम नहीं है, सेम नहीं है का मतलब पहले 9 थी और अब कितनी होगी, 3, जबकि कहीं भी क्वेश्चन में अल्कोहल को निकालने की बात नहीं कही गई है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू से सेम करने के लिए मैंने इसमें भी 3 की गुणा कर ली और इसमें भी 3 की गुणा कर ली, क्योंकि अनुपात वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था यदि हमने 1 में गुणा करी है तो हमें दूसरे अनुपात में भी गुणा करनी पड़ेगी, वरना इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए पहले भी अल्कोहल कितनी होगी, 9, और बाद में भी कितनी होगी, 9, क्योंकि ये कैसी वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। अब पानी था कितना, 1, और यहाँ कितना हो गया, 3, तो पानी कितने यूनिट मिलाया गया, 2 यूनिट। अब समझिए यहाँ से हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कुल मात्रा कितनी थी, 70 लीटर थी, और 70 लीटर मात्रा थी। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी और अल्कोहल का कुल मिश्रण कितना है, 70 लीटर, और यहाँ से यूनिट कितना आ गया, 9 और 1 10 यूनिट आ गया। तो यानी 70 लीटर कितने यूनिट का मान है, 10 यूनिट का, क्योंकि उसमें 1 यूनिट पानी और 9 यूनिट अल्कोहल है। तो 70 लीटर जो है वो कितने की वैल्यू, 10 की वैल्यू है। अब उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ जी पानी कितना मिलाया जाए। तो पानी पहले कितना था, 1, और अब कितना होगा, 3, तो पानी कितना मिलाया गया, 2। हमेशा ये चीज़ समझाता हूँ कि जितने की वैल्यू चाहिए उससे गुणा करो और जितने की वैल्यू वो है उससे भाग करो। ये 70 वैल्यू कितने की थी, 10 की थी, इसलिए 10 से भाग करा, और हमें 2 की वैल्यू चाहिए इसलिए 2 से गुणा करा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 7 दूनी 14, तो यानी कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 14 लीटर। अभी आपने देखा था ना पहले तरीके में भी आंसर 14 ही आया, दूसरे से भी 14। तरीका कितना भी हो, तरीका कोई सा भी हो, आंसर कभी बदल नहीं सकता, आंसर हमेशा सेम रहता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दूसरा तरीका भी। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको तीसरे तरीके से करके बताता हूँ। और देखिए इस क्वेश्चन का जो मैं तीसरा तरीका बता रहा हूँ यही एग्जाम के लिए आपका कहने का मतलब है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे जैसा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए हमें क्या करना है, तीसरे तरीके में हमें ये करना है कि हमें देखना है कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। तो जब कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर वैल्यू, स्थिर का मतलब है जो ना तो मिलाई गई हो ना ही निकाली गई हो। जब उसने क्वेश्चन में बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए तो साफ साफ पता चल जाता है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, अल्कोहल, और उसी से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कुल मिश्रण कितना था, 70 लीटर, 70 लीटर मिश्रण था। अब उसने हमसे बोला कि कितना पानी मिलाया जाए कि पानी 25 हो जाए। पहले पानी कितना था, 10, तो मुझे पानी से तो क्वेश्चन को करना नहीं है, मुझे क्वेश्चन को किससे करना है, अल्कोहल से। तो मुझे पता है कि 70 लीटर में जब 10% पानी था तो अल्कोहल कितनी थी, 90% थी। तो इसलिए मैंने लिख दिया 70 गुणा 90%, ये आ गई अल्कोहल की मात्रा, क्योंकि मुझे पता है पहली कंडीशन में भी और बाद वाली कंडीशन में भी अल्कोहल की मात्रा सेम रहने वाली है। अब देखिए मुझे नहीं पता मिश्रण में जब 70 में हमने कुछ पानी मिलाया होगा,
70 में पानी मिलाया होगा तो अब उसकी मात्रा कुछ बढ़ गई होगी। 70 से कितनी हो सकती है मुझे नहीं पता, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, कितनी है। तो मैंने मान ली नई मात्रा कितनी है, x है। लेकिन मुझे पता है नई कंडीशन में उसने बोला है कि पानी 25% हो जाता है। तब पानी 25 हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर जो एल्कोहल है वो कितनी हो जाएगी, 75%। एल्कोहल कितनी हो गई, 75%। देखिए यहाँ भी मैंने एल्कोहल ली मिश्रण में से और यहाँ भी मैंने मिश्रण में से एल्कोहल ली। दोनों कंडीशन में मैंने एल्कोहल को लेकर बराबर रख दिया, क्योंकि एल्कोहल पहले भी और बाद में भी दोनों जगह समान थी। अब यहाँ से अब जब इस क्वेश्चन को करेंगे हम तो 25 से तो डिवाइड होना नहीं, 5 से काट लो और 5 से कितना हो जाएगा, 15 से कर लो, 15 थी, 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 14 पंजे 70। अब देखिए 14 छिंग 84, यहाँ कितना हो गया, 14 छिंग 84। अब मिश्रण कितना आ गया, मिश्रण कितना आ गया, 84। पहला मिश्रण कितना था, 70 था, 84 हो गया। तो कितनी मात्रा और मिलाई गई पानी की, 14 लीटर। उसने ये पूछा है कितनी मात्रा पानी की मिलानी है, तो पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई, 14 लीटर। उम्मीद करता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके बताए और तीनों ही तरीके एग्जाम के लिए वैसे तो तीनों ही ठीक हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर लास्ट वाली तरीका आप समझ पाए हो तो दोबारा से चाहे वीडियो देख लेना, कोशिश करना कि ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, चलिए अभी टाइप 7 का ही जो हम टाइप 7 का एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ऐसी 2-3 तरीकों से। उसके बाद हम टाइप 8 की ओर मूव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है, 80 लीटर मिलावटी दूध में 15% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए। ठीक है, तो देखिए 80, अब मैंने आपको तीनों तरीके बताए। पहला एलिगेशन मेथड बताया, दूसरा मैंने आपको रेशो वाला मेथड बताया, तीसरा बताया इक्वेशन का मेथड। तो इस क्वेश्चन को और मैं तीनों मेथड से कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़कर जो हमें मेथड सही लगेगा क्वेश्चन के हिसाब से उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए 80 लीटर मिलावटी दूध में 15% पानी है, तो पहले हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। पानी कितना है, 15%, और वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। तो हम कहेंगे पहले जो 80 लीटर का मिश्रण था उसमें पानी था 15%, अब वो कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। इसका मतलब है जितना भी होगा, जितना भी हम पानी मिलाएंगे, यहाँ तो 15% पानी है, अब हमने जितना भी पानी मिलाया होगा, चाहे हमने 1 लीटर पानी मिलाया चाहे हमने 2 लीटर पानी मिलाया, तो पानी की मात्रा कितनी % होगी, 100% मिलाई। और अब मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो गई, और पानी की मात्रा मिश्रण में कितनी होगी, 40% हो गई। ठीक है, ये मिश्रण की मात्रा दे रखे 40%। अब इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25%, और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस जब हम लेंगे तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 60%। तो जब हम इसे 5 से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से भाग कर दिया, यहाँ भी अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए जब 5 से भाग करोगे तो 5 पंजे 25, और 5 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60। तो अनुपात कितना बन गया, 12:5। इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी अगर 12 लीटर है तो ये वाली क्वांटिटी दूसरी वाली कितनी होनी चाहिए, 5। ठीक, अब देखिए हमें इसका मान दे रखा है, यानी 80 कितने की वैल्यू है, 80 वैल्यू है 12 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 5 की। हमें 80 कितने की वैल्यू है, 12 की, और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 5 की। अब देखिए करेंगे तो 4 3 12 और 4 से कितनी बार कट गया, 20 बार। तो 20 पंजे 100, 100/3 का मतलब कितना होगा, 33 सही 1/3 लीटर। यानी कि हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 33 सही 1/3 लीटर पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी। ठीक है, 33 सही 1/3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ये हो गया इसका एलिगेशन मेथड। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको बताता हूँ रेशो मेथड से। रेशो से हम इसे कैसे करते हैं, इसी क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड से सीखते हैं। तो रेशो से हम कैसे करेंगे इसे, इसने क्या दिया हुआ है हमें, इसने दिया हुआ 15% पानी है, 15% पानी है, तो उसमें जो दूसरा दूध की मात्रा है, दूध की मात्रा कितनी हो गई, दूध की मात्रा होगी 85%। दूध की मात्रा कितनी होगी, 85%। अब जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 से 15, और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, ये कितना हो गया, 3:17 के अनुपात में हो गया। ठीक, अब देखिए उसने क्या बोला है, कितना पानी और मिला जाए कि पानी कितना हो जाए, 40% हो जाए। तो जब पानी 40% हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण की मात्रा चाहे कितनी भी हो, मिश्रण की मात्रा चाहे कितनी भी हो, परसेंटेज में हमेशा 100% ही होगा। तो यहाँ भी देखिए 15 और 85 कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ भी जब ये 40 दे रखा है तो दूसरी वैल्यू अपने आप मुझे क्या माननी पड़ेगी, 60, क्योंकि मिश्रण की क्वांटिटी कुछ भी हो, परसेंटेज में हमेशा 100% ही रहने वाला है। तो देखिए 40 से कितना हो जाएगा, 2, और ये 20 से डिवाइड कर लिया 2 बार, और 20 से डिवाइड कर लिया 3 बार। अब अनुपात कितना बन गया, 2:3। और इस टाइप में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन सी है। तो जब इसने क्वेश्चन में किसकी बात कही है, इसने पानी मिलाने की बात कही है, और पानी कौन सा था, ये वाली वैल्यू थी वाटर, और ये वाली वैल्यू थी मिल्क। तो हमें ये वाली वैल्यू वाटर मिलाने की बात कही है, तो ये तो कांस्टेंट है नहीं। कांस्टेंट कौन सी है, ये वाली वैल्यू, तो इसे कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट है तो इसे सेम करेंगे, क्योंकि देखिए मिल्क ना तो मिलाया गया ना ही निकाला गया, इसने केवल पानी को ही मिलाया है। तो ये बराबर है, तो इसमें क्या बराबर करने के लिए इसमें 3 की गुणा कर ली और इसमें 17 की गुणा कर ली।
तो देखिए 17 थी 51 और 3 की गुणा 17 में करेंगे तो अभी कितना आ जाएगा 51। जब हमने 3 की गुणा इसमें करी तो हमें 3 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी और हमने 17 की गुणा इसमें करी तो इसमें भी 17 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसने हमें कितनी मात्रा दे रखी थी, कुल 80 लीटर दे रखा था दूध, 80 लीटर। और यहाँ देखो यहाँ दूध की मात्रा कितनी आ रही है, 17 थी 51 और 3 थी 9, 51 और 9 कितना हो गया यहाँ से 60, ये कितनी आ गई 60 आ गई। अब उसने मुझसे पूछा कि पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए, तो यहाँ कितना था पानी 9 और यहाँ कितना हो गया 34, तो 9 था और 34 हो गया, तो कितने की मिलावट और होगी यहाँ पर तुम्हारी 25 की मिलावट और हो गई। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 25 चौका 100, 100/3 का मतलब कितना हो गया 33 सही 1/3 लीटर, यानी कितना पानी और मिलाना पड़ेगा 33 सही 1/3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा तीसरे तरीके से। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपको अपने 2-2 3-3 तरीके से बता दिए हैं कि अब फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई सा ना कोई सा तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को मैं दूसरे तरीके से इक्वेशन वाले मेथड से बताता हूँ। इक्वेशन वाले मेथड से समझेंगे, इसमें 80% पानी, और मैंने बताया कि ये इक्वेशन वाले मेथड में हमें कांस्टेंट वैल्यू को फोकस करना है, कांस्टेंट वैल्यू। तो जब उसने बोला है कि पानी कितना मिलाया जाए तो डेफिनेटली कांस्टेंट वैल्यू होगी दूध। तो 80 लीटर में जब 15% पानी है, उसने बोला 15% पानी है, तो दूध कितना रह गया इसमें 85%, दूध कितना हो गया 85%। अब नई मात्रा मुझे नहीं पता कि नई मात्रा कितनी हो जाएगी पानी मिलाने के बाद। पानी मिलाने के बाद हो सकता है वो 80 का 90 हो जाए, 80 का 100 हो जाए, कितनी होगी मुझे नहीं पता। तो नई मात्रा कितनी मान ली मैंने, x मान ली, और वो कह रहा है इसमें कितना परसेंट पानी है, 40% पानी है, तो दूध कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे 20 तिया 60, 20 सौ 80, और 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 8 5 से 3 से तो कोई सी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, तो ऐसा ऐसे गुणा कर लो, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, तो ये कितना होगा 340/3, ये आ गई नई मिश्रण की मात्रा। नई मात्रा आ गई, ये कितनी है 340/3 नई मात्रा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि पहला मात्रा कितनी थी 80 और अब कितनी होगी 340/3। तो 340/3 में से जब मैं 80 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 थी 24, 240, तो 340 में से 240 गया तो कितना आ जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब कितना है 33 सही 1/3 लीटर, और यही आंसर था आपका 33 सही 1/3 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने तो आपको ये दोनों तीनों तरीके जो बताए यही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इनसे ज़्यादा कोई तरीका जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप समय के साथ साथ अच्छा मेथड भी सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:2 है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में यह अनुपात 7:3 हो जाए। तो समझना इस बात को, कुल मिश्रण अल्कोहल और पानी का कितना है 729 लीटर, 729 लीटर है अल्कोहल और पानी का मिश्रण। अब उसमें देखिए इसमें अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात है 7:2। ठीक है, ये है अल्कोहल और ये है पानी, और उसने पूछा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए, इसमें कितना पानी और डाला जाए कि अनुपात कितना हो जाए 7:3 हो जाए। ठीक है, उसने पूछा है, उसने बोला कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 7:3। अब एक बात समझो, जब उसने पानी को मिलाने की बात की तो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी बची है, अल्कोहल। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होगी, अल्कोहल। तो अल्कोहल कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू रेशियो वाले मेथड से हमेशा सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, दोनों सेम है। और जब सेम तुम्हें दे रखी है, जब सेम दी हुई है तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेंगे। हमें पता 729 लीटर है, 729 मान कितने का 7 और 2 9 का, क्योंकि इसमें प्रारंभिक मात्रा दे रखी थी 729 और इसका अनुपात कितना था 7 और 2 9, इसका मतलब 7 अल्कोहल है तो 2 कितना है पानी है। तो मैंने भाग कर लिया 9 से, क्योंकि ये वैल्यू कितने की 9 की। मुझसे पूछ रहा कितना पानी मिला जाए। अब देखो पानी पहले कितना था 2 लीटर और अब कितना होगा 3 लीटर, सॉरी 2 यूनिट और 3 यूनिट हो गया। तो कितने यूनिट की मिलावट हुई 1 यूनिट की। यहाँ से 1 का मान निकाल लो, तो 9 8 72 9 1 9, यहाँ से आपका आंसर होगा 81। इसका मतलब यह है यदि इस 729 लीटर मिश्रण में जिसका अनुपात 7:2 है, यदि इसमें मैं 81 लीटर पानी मिला दूंगा तो अनुपात कितना हो जाएगा 7:3। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो दूसरे तीसरे मेथड को जानने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। तो पहले ऐसे क्वेश्चन को मैं पहले आपको एलिगेशन मेथड से सोल्व कराता हूँ। एलिगेशन मेथड से हम कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए पहले उसमें कितना था 96% पानी था, पहले उसमें पानी था 96%। अब वो कह रहा है कि अब पानी 95% रह गया, इसका मतलब कि कुछ पानी का वाष्पीकरण हुआ होगा। अब जितने भी पानी का वाष्पीकरण हुआ होगा हम उसे मानेंगे कि 100% पानी का वाष्पीकरण हो गया।
100% का मतलब क्या है कि अगर चाहे एक ड्रॉप का यानी एक बूंद का, सिंगल बूंद का भी अगर वाष्पीकरण हुआ तो उससे मैं परसेंटेज में 100% मानूंगा, क्योंकि वो प्योर पानी ही होगा, उसमें पल्प नहीं हो सकता। तो 96% था, 100% उसमें से चला गया। अब ये मत सोचना कुल ये तो 96% था, इसमें से 100 का कैसे हो गया। देखिए ये अपनी एक अलग मात्रा है और ये मात्रा अलग है। तो 96 तो कुल की मात्रा का 96% अलग है, यहाँ कुल मात्रा अलग है और यहाँ की कुल मात्रा अलग है, ठीक है। यहाँ तो तरबूज में पल्प और वाटर दोनों है, उसका 96% वाटर है। यहाँ तो जितना भी जाएगा सारा वाटर होगा, इसलिए 100% है। दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, ठीक है, इसलिए दोनों की परसेंटेज भी अलग अलग है। अब वो कह रहा पानी कितना रह गया, पानी रह गया 95% है। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 96 और 95 का, तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 1%, और 100 और 95 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ से इसका आ जाएगा 5%। तो यहाँ से अनुपात कितना बन गया, अनुपात बन गया 5:1। इसका मतलब ये है 96% वाले की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। अब देखिए 96% वाले के उसमें दे रखे 20 किलोग्राम ताजे तरबूज, यानी कि इसका वेट कितना है 20, और 20 कितने का मान है 5 का, 20 कितने का मान है 5 का, और हमें कितने का चाहिए 1 का। तो 5 चौक 20, इसका मतलब कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो गया 20 किलो तरबूज में, ठीक है। वर्तमान अब उसने हमसे पूछा है, उसने हमसे ये नहीं पूछा कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ, उसने हमसे पूछा तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। जब 20 में से 4 का वाष्पीकरण हो गया, ठीक है, तो पानी अब तरबूज का वर्तमान वजन कितना हो गया, 20 - 4 16 किलोग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 16 किलोग्राम। अगर उसने पूछा होता कि कितने पानी का वाष्पीकरण हो गया, तब हमारा आंसर होता 4। अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशो वाले मेथड सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम रेशो वाले मेथड सोल्व करके बताते हैं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ, ठीक। देखिए क्या दे रखा है, 96% पानी है, तो जब 96% पानी है उसमें ये हो गया वाटर, तो पल्प कितना हो गया, पल्प हो गया 4%। 96% पानी है तो पल्प कितना हो गया 4% हो गया। अब देखिए नई कंडीशन में कुछ पानी का वाष्पीकरण होगा। देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी तरबूज या कुछ इस तरीके की चीज़ें देगा कि नमक और पानी के घोल में, तो वाष्पीकरण हमेशा पानी का होगा, कभी भी दूसरी वैल्यू का वाष्पीकरण नहीं हो सकता। अगर दूसरी वैल्यू का वाष्पीकरण होता, सपोज करो कि पल्प भी हवा में उड़ जाया करता, तो ऐसा होता कि आपने तरबूज रखा होता, 3 दिन बाद तरबूज गायब, क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो गया। लेकिन पल्प का कभी वाष्पीकरण नहीं होता, वाष्पीकरण हमेशा पानी का ही होता है। तो पानी कितना रह गया 95%। जब पानी 95% रहेगा तो पल्प कितना हो जाएगा 5%। एक बात को मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ, देखिए अब जैसे यहाँ पे 5% हो गया, तो आप ये मत समझना कि पल्प कैसे बढ़ जाएगा। इन दोनों की क्वांटिटी अलग है, क्वांटिटी यहाँ की क्वांटिटी अलग है। देखिए यहाँ का वजन कुछ और है, पहली कंडीशन का तो वजन अलग है, तो इनकी परसेंटेज भी अलग होंगी, और दूसरी कंडीशन में वजन कुछ अलग होगा। कभी ये सोचने लगो कि जी पहले तो पल्प 4% था, चलो पानी उड़ गया, वो तो समझ में आया, पानी 96 से 95 रह गया, वो समझ में आया, लेकिन ये पल्प 4% से 5% कैसे रह गया। तो पल्प 4% से 5% इस वजह से हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्वांटिटी अलग है, और कुल क्वांटिटी देखिए चाहे तरबूज 20 किलो का हो, चाहे 10 किलो का हो, चाहे 5 किलो का हो, परसेंटेज में हमेशा ही 100% का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने का 96, ये कितना होगा 4। अब एक बात समझनी है यहाँ से, इस में या तो आप इसे यहाँ भी रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो, रेशो में कन्वर्ट कर लो पहले। तो यहाँ से कितना आ गया 1, और यहाँ से कितना आ गया 24, तो कितना बन गया 24:1। यहाँ लिख लो और अच्छे से आप समझ पाओ कभी। यहाँ देखो यहाँ कितना आ गया 4 एकम 4, और इसे डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ बन गया 24:1। अब उसमें नई कंडीशन में कितना है 95% हो गया वाटर, और पल्प कितना रह जाएगा 5%, क्योंकि कुल मात्रा कितनी होगी हमेशा 100%। तो जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगा 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 19, 5 एकम 5 और 5 ने 45, 19:1 बन गया। अब एक बात समझिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन सी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमेशा ही ऐसी कंडीशन में तरबूज वगैरह में, ऐसी कंडीशन में हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू पल्प होगी। और पल्प देखिए कांस्टेंट वैल्यू अभी तक समझाता आ रहा हूँ, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। क्या यहाँ कांस्टेंट वैल्यू सेम है, बिल्कुल जी, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सेम है। जब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू सेम है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसने हमें दिया था कुल वजन पहले जी 20 किलोग्राम है, उसने दे रखा था कुल वजन पहले 20 किलोग्राम था। तो यहाँ से देखिए 20 किलोग्राम कितने यूनिट का मान है, 24 और 1 25 यूनिट का मान है। उसने पूछा वर्तमान वजन बताओ, और वर्तमान वजन कितने यूनिट होगा 19 और 1 20 यूनिट, 20 यूनिट, ठीक है। 5 चौक 25 और 5 चौक 20, और 5 से कट गया 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो देखिए यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया 16 किलोग्राम। इसका मतलब तरबूज का वर्तमान वजन 16 किलोग्राम है, जो कि मैंने टाइप फर्स्ट यानी इससे पहले जो तरीका बताया उससे भी सोल्व करके बता दिया आपको 16 किलोग्राम, ठीक है। अब एक लास्ट इक्वेशन से भी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इक्वेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमेशा बताया कि इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या रेशियो से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू पर फोकस करना है। चाहे हम इक्वेशन से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, चाहे हम रेशियो से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू पे फोकस करना है। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ही पल्प होगी, और हम पल्प को लेकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए पहले तरबूज का वजन कितना था 20 किलोग्राम, और उसमें तरबूज का वजन पानी था 96%, पानी 96% था, तो पल्प कितना होगा 4%। अब मुझे नहीं पता वजन कितना रह गया, कुछ समय बाद वजन कितना रह गया मुझे नहीं पता, लेकिन उसने दे रखा पानी 95 है, तो डेफिनेटली पल्प कितना हो जाएगा 5%।
5 से काट लिया, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। वर्तमान वजन कितना आ गया? 16 किलोग्राम। देखिए आ गई ना। ये तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है, अगर ये तरीका क्वेश्चन में लग पा रहा है तो। अब ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को इसी के तरीके से कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में ये लग सकता है तरीका, बेस्ट मेथड है। एक इक्वेशन में आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। ताजे फलों में 68% पानी है, इनसे प्राप्त सूखे फलों में 20% पानी है। ताजे फलों में पानी दे दिया 68% और सूखे फलों में पानी दे दिया 20%। अब उसने पूछा है 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन से ही करके ख़त्म कर देता हूँ। तो एक मैंने अभी बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा पल्प। अब देखिए उसने जो बोला है 68% पानी है, कितने? ताजे फलों में, और 75 किलोग्राम ताजे फल दे रखे हैं। तो 68% पानी है तो पल्प कितना हो जाएगा? 32%। 32% पल्प हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेनी है? कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। अब मुझे नहीं पता कि अब सूखे फलों का वजन क्या होगा, क्योंकि उसने मुझसे ये तो पूछा है सूखे फलों का वजन ज्ञात करो। उसने मुझसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में? 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं, यानी इन सूखे फलों का वजन पूछा है। तो मैंने इसे क्या मान लिया? x मान लिया। अब मुझे पता है कि सूखे फलों में कितना पानी होता है? 20%। लेकिन पल्प कितना होगा? पल्प होगा 80, क्योंकि मैं क्वेश्चन को पल्प से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब इसे सोल्व करेंगे। 5 से डिवाइड कर लिया इसे, और 5 से कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ 5 से कितना आ जाएगा? 16, और 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। यहाँ से कितना मान आ गया इसका? वर्तमान वजन कितना होगा? 30 किलोग्राम। इसका मतलब ये है 75 किलोग्राम ताजे फलों से सूखे फल कितने प्राप्त किए जा सकते हैं? 30 किलोग्राम। ठीक, अगर आप रेशो से करना चाहो तो रेशो वाला तरीका भी मैं आपको समझा चुका हूँ, और एलिगेशन मेथड से अगर इस क्वेश्चन को करना चाहो तो उससे भी आप इसे कर सकते हो। इसका आंसर होगा 75 किलोग्राम ताजे फलों से 30 किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा और मिलाई गई, यानी पूछ रहा है मिश्रण में पानी की कितनी और मात्रा मिलाई गई। देखिए दूध और पानी का मिश्रण दे रखा था 45 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1। कुल मात्रा कितनी है? कुल मात्रा है 45 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है उसमें? 2:1। अब वो कह रहा है कि जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। तो अनुपात कितना हो जाता है? 1:2। सिंपल बात क्या है? सिंपल बात यह है कि 2:1 था पहले दूध और पानी का अनुपात, अब कितना हो गया? 1:2। हमें इसमें देखना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। उसने बोला पानी की कितनी मात्रा और मिला दी जाए। पानी की मात्रा मिला रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या बची? मिल्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो सेम कर लो। सेम करने के लिए 2 की गुणा इसमें करी, क्योंकि हमें इसके सेम करना था, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसमें 2 की गुणा करी तो इसमें भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। बस आपका आंसर आपके सामने है। यहाँ 2 और 1 3 मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा दे रखी है 45 लीटर, और अनुपात में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 2 और 1 कितनी है? 3 है। तो 3 से भाग कर लिया और जितने की वैल्यू चाहिए उससे मैं गुणा करूंगा। अब समझिए उसने मुझसे पूछा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। तो यहाँ पानी कितना था? 1, और अब कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4 हो गया, तो कितने की मात्रा मिलाएगी? 3 की। तो इसका मतलब मुझे कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 45 लीटर। यही आपका आंसर होगा कि मुझे 45 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से इक्वेशन वाले मेथड से भी करके बता देता हूँ कि रेशो अगर दिया हुआ हो तब इक्वेशन से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए ऐसा देखिए, अब 45 लीटर में हमें पता है दूध क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो दूध से हम क्वेश्चन को करते हैं, हम कहेंगे भैया 45 लीटर है, 45 लीटर है कुल मात्रा। अब इसमें कितना दे रखा है? दूध का पानी से अनुपात है 2:1। दूध का पानी से अनुपात है 2:1। तो यहाँ से दूध कितना हो गया? दूध हो गया कुल मात्रा का 2/3। 2/3 हो गया, यानी दूध कितना? 2, और कुल मात्रा कितनी? 2 और 1 3। अब ऐसे ही हमें नहीं पता नई मिश्रण कितना होगा, नया मिश्रण नहीं है पता हमें कितना होगा, लेकिन हमें ये पता है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। यानी कि दूध अगर उसमें 1 होगा तो कुल मात्रा कितनी होगी? 1 और 2 3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो, और कुल मात्रा वर्तमान में कितनी आ गई? 45 दूनी 90 लीटर। कुल मात्रा कितनी आ गई? 90 लीटर। उसने बोला पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाए। पहले मिश्रण कितना था? 45, अब कितना हो गया? 90। तो कितनी मात्रा और मिलाई गई? 45 लीटर। इसका मतलब पानी की कितनी मात्रा और मिलाई जाएगी? 45 लीटर। तो मैंने एक क्वेश्चन रेशो वाला भी इक्वेशन से करके बता दिया कि आप रेशो वाले क्वेश्चन को भी कैसे इक्वेशन से कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने के फिर आप ध्यान से देखना, हमेशा एक क्वेश्चन को करने के कई कई तरीके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, लेकिन हमें
कोई बहुत विद्वान नहीं बनना है, ना हमें टीचर बनना है, इसलिए हम केवल उन तरीकों को सीखते चलेंगे जिससे हमारा एग्जाम का काम हो जाए, एग्जाम में हम क्वेश्चन को कर पाएँ, जॉब ले, काम खत्म हुआ। ठीक है, तो ये मैंने तरीके बताए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 7 हमने खत्म कर लिया, टाइप 8। टाइप 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 7 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया जो भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए टाइप 7 में किस तरीके का क्वेश्चन, टाइप 8 में किस तरीके का क्वेश्चन है। टाइप 8 में एक ड्रम में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अब ड्रम में कितना दूध शेष है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा होने को तो मैं आपको इसे बिल्कुल बेसिक भी समझा सकता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, फॉर्मूला कहाँ से बना, लेकिन मेरा मानना है कि फालतू चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं, आपको केवल एग्जाम निकालना, तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। तो शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, ये आपको एग्जाम के लिए याद करना पड़ेगा, प्रारंभिक मात्रा और 1 माइनस प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा। देखिए होने को मैं इसे फॉर्मूले को इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ जिससे आप चीज़ें अच्छे से समझ सकें। प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा, इसकी पावर क्या कि जितनी बार क्रिया दोहराएगी, जितनी बार क्रिया हुई, ऐसा समझो कुल जितनी बार क्रिया हुई। अब देखिए ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए एक ड्रम में 40 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकालकर और फिर उसमें पानी मिला दिया जाता है, एक क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो चलिए हम करते हैं। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, प्रारंभिक मात्रा थी 40 लीटर, 1 माइनस प्रत्येक बार 4 लीटर निकाल रहा है, प्रत्येक बार कितना निकाल रहा है 4 लीटर, और कुल मात्रा 40 है, 2 बार और दोहराई गई। अगर वो कहता क्रिया 2 बार दोहराएगी तो मैं पावर लिखता 2, अब उसने बोला क्रिया 2 बार और दोहराएगी तो पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पावर हो जाएगी 3। 2 बार और दोहराने का मतलब है पावर कितनी होगी 3, कुल कितनी बार हुई 3 बार हुई। अब देखिए 4 को जब 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 गुणा 10 से कम 10 और 1 घटा दो 10 में से कितना हो जाएगा 9/10, और कुल कितनी बार लिखना है 3 बार, 9/10 9/10 9/10, क्योंकि पावर कितनी है 3 है। तो इस वाली एक जीरो से वाली जीरो खत्म होगी, इसे 100 को ऐसे रहने दो, है ना। अब देखो 9 नाम 81, 81 निम्मा 729, 729 गुणा 4/100। बटे की जो 100 आ रहा है, अगर बटे में कभी भी 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है और वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा हो, अगर पूरा कंप्लीट हो रहा है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हम उसे कभी भी छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने देना है। तो अभी सॉल्व करेंगे तो 729 की गुणा जब 4 में करेंगे तो 7 चौक 28 और 29 का कितना तुम्हारा हो जाएगा 2916, 2916, और इसे भाग करेंगे हम 100 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका शेष मात्रा दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ शेष मात्रा कितनी आ गई 29.16 लीटर, यानी कि शेष मात्रा का मतलब ये है, ये आपका आंसर है 29.16। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पहले 40 लीटर दूध था वो घट के, कुल मात्रा तो अब भी 40 है, क्योंकि जितना वो दूध निकाल रहा है उतना वो पानी मिला रहा है, तो कुल मात्रा तो अभी भी 40 ही है, लेकिन वो 40 मात्रा जो प्योर दूध था 40, वो घट के अब कितना हो गया 29.16, अब घट के वो 29.16 लीटर हो गया, क्योंकि जब हम उसमें से दूध निकालेंगे और पानी मिलाएंगे, फिर मिश्रण निकालेंगे, फिर पानी मिलाएंगे, तो पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और दूध की मात्रा कम होती चली जाएगी, इसीलिए ये इसमें 40 से घट के कितना हो गया 29.16 हो गया। ऐसे देखिए, या तो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़िए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर डिटेल में जानते रहिए, कुछ फ़ायदा उनका नहीं होने वाला है। अगर आपको टीचर बनना है, आप बाद में जॉब पालो, जॉब पाने के बाद चीज़ों को बेसिक्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और बाद में पढ़ाने का मन है तो पढ़ाना शुरू कर दो। लेकिन मेरा मानना है जब आप कंपटीशन में हो, आप फाइट में हो, आपको एग्जाम क्रैक करना, तो आपको केवल इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम का काम हो जाए, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत डिटेल में ये नहीं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्यों बना या कैसे ये फॉर्मूला बना है, मैंने सीधा से फॉर्मूला लिख दिया, आपको फॉर्मूला याद करना, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो। ठीक, चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकाला जाता है। देखिए थोड़ा सा शोर हो रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ फिर भी आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करना, है ना। वीडियो को अंत करेंगे यहीं पे बस। एक बर्तन में 200 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। दूसरी बार भी 20 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। अब बर्तन में कितना दूध शेष है। देखिए बस क्वेश्चन को इस तरीके से इतना लेंथी इसने जो करा है वो बोल इसलिए जिससे आप कंफ्यूज हो सके, कंफ्यूज करने के लिए बस, और कुछ नहीं है। जैसे इसने बोला कि 200 लीटर दूध है, तो बर्तन में प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी 200 लीटर की होगी। प्रत्येक बार कितनी मात्रा निकाल रहा है 20 लीटर प्रत्येक बार निकाल रहा है।
अब देखिए पहले उसने 20 लीटर दूध निकाला, 20 लीटर पानी डाल दिया, दूसरी बार 20 लीटर दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, 2 बार क्रिया हो गई। अब तीसरी बार कह रहा है यह क्रिया एक बार और दोहराई गई। अब आप ऐसा मत सोचना कि यह क्रिया एक बार और दोहराई गई तो इसका आंसर हो गया 2, सॉरी आंसर कह रहा हूँ, ये कुल 2 बार होगी। 2 बार नहीं हुई, 2 बार तो उसने पहले कर ली, एक बार और दोहराएगी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा टीचर्स या हमें भी जिन्होंने पढ़ाया या हम भी बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो तब हम बोलते थे कि भाई एक जितनी क्रिया कह रहा हो ना कि इतनी बार और दोहराएगी, एक उसमें जोड़ देना। बिना समझे अगर डायरेक्टली आपने इस बात ध्यान रख ली तो इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर आपको क्वेश्चन गलत करा देगा। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले उसने 20 लीटर दूध निकाला और फिर पानी मिलाया, फिर 20 लीटर मिश्रण निकालेगा, क्योंकि अगली बार दूध नहीं बचेगा, फिर मिश्रण हो जाएगा दूध और पानी का। समझ गए नहीं, अगली बार दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा, तो मिश्रण निकाला फिर 20 लीटर पानी मिला दिया। अब करा एक बार और दोहराएगी, एक बार और दोहराने का मतलब कुल क्रिया होगी अब 3 बार, और यहाँ कितना था कुल, अब क्रिया कितनी बार होगी 3 बार। तो यहाँ पे गलती से भी 2 मत कर देना, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो 20 से जब इसे डिवाइड करेंगे 10 बार डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 गुणा 9/10, 3 बार पावर है तो 3 बार लिख लेंगे, गुणा 9/10 और गुणा 9/10। चलिए 2 जीरो से वाली 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 9 नाम 81, 81 निम्मा 700, देखिए 9 नाम 81, 81 निम्मा 729, 729 गुणा 2 कितना है 10 है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था, कभी आप ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी। कैसी गलती नहीं करनी है कि आप 2 से कभी से 10 को डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10 और फिर लग रहे हो। जब बटे में 10 है और या तो पूरा डिवाइड होता है, यहाँ 5 भी होता 2 भी होता, दोनों से पूरा डिवाइड हो रहा तभी 10 को डिवाइड करो, वरना बिल्कुल भी 10 को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 729 का यानी कि 7 दूनी 14 और 29 दूनी कितना होगा आपका 58, ये कितना होगा 1458, यहाँ दिख रहा है 1458/10। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 145.8 लीटर हो गई शेष मात्रा। शेष मात्रा कितनी होगी 145.8 लीटर। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो देखिए मैं बोलता हूँ, वहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया यहाँ समझ लो, या तो जब मैंने इनकी गुणा करी 9 नाम 81 निम्मा 729 गुणा 2, 729 गुणा 2 बटे में कितना है 10, क्योंकि 2 तो खत्म हो गए, 10 एक बचा, तो 29 दूनी कितना हो गया 58 और 7 दूनी 14, 1458/10 करूँगा तो मुझे एक अंक बाद दशमलव डालना पड़ेगा, ये दशमलव डाल दिया, ये खत्म हो गया, ये हो गया 145.8 लीटर शेष मात्रा। जो पहले 200 थी वो घट के अब कितनी हो गई 145.8 लीटर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हो सकता है होच पोच हो गई, आप ना समझ पाए हो, लेकिन अब अगर दोबारा देखेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए दरअसल कल शिवरात्रि, तो इस वजह से है ना, इस वजह से थोड़ा शोर हो रहा है, तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं अंत करते हैं। ठीक है जी, चलिए इतनी देर मेरा लेक्चर सुनने के लिए यहाँ तक। और देखिए बात क्या है कि अधिकांश जो साथी हैं हमारे वो तो जल्दी ही निकल जाते हैं कि बस देखा कि अच्छा आज कौन से कपड़े पहन के पढ़ा रहा है, देखा और निकल गए। तो उनके लिए तो खैर अपनी वीडियो भी नहीं आई, और ना ही मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं उन्हीं साथियों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो हमारी वीडियो को अंत तक देखते हैं। और इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास रखिए कि यदि मैं जितना भी कंटेंट आपको दूंगा वो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक होगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, ना तो फालतू पढ़ाया जाएगा और ना ही कम पढ़ाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल बनाया, अभी मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसी वजह से वीडियो में भी गैप आ रहा है। तो जैसे ही मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, नोट्स प्रिपेयर करके मैं उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे क्वेश्चंस की शीट्स मिल जाएं, और बस उन्हीं को करके आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, उसको ही करके आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक से ज़रूर अपना टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जितने भी आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा। ठीक है, और हमारे कुछ साथी जो अच्छे कमेंट भी करते हैं, जिनके कुछ क्वेश्चन है, बस लास्ट में 2 मिनट में उनका जवाब देता हूँ, और जा सकते हैं जो देख रहे हैं वीडियो उनके लिए क्वेश्चन अब आगे नहीं कराने वाला। तो पहला क्वेश्चन ये था कि वीडियो हमारे एक साथी हैं, हमारे अंकुश नाम है उनका, अंकुश भाई का एक था कि जी वीडियो को लेंथ थोड़ी बढ़ा दो। देखिए अंकुश भाई, अभी मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो की लेंथ इतनी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो को फिर लोग देखना पसंद नहीं करते, इसी वजह से। फिर भी मैंने आज कोशिश की कि और दिन के मुकाबले वीडियो की लेंथ थोड़ी अच्छी रखी जाए। ठीक है, और दूसरा जो हमारी एक साथी हैं था कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने के लिए, तो जल्दी ही देखिए एडवांस मैथ भी शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल जितनी चीज़ें चल रही हैं इन्हीं को करिए और चैनल को सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर वगैरह वीडियो को करना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप जो है
पढ़ाई करते रहिए, पेपर की चिंता मत करिए कि पेपर कब होंगे, पेपर भी हो जाएंगे और अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि आप अच्छा अपना डाइट पर ध्यान देंगे, अच्छे रहेंगे, तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, बहुत झेलने के लिए, इतना टाइम तक झेलने के लिए दिल से धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।